दिस इज़ पुरू जनुसरिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है गति एवं दूरियों का मापन। अपन चैप्टर को लाइन टू लाइन कंप्लीट करेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो ना एकदम डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। पहेली तथा बूझों की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं घूमने गए थे गर्मियों की छुट्टियों में। ठीक है, एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। एक बच्चा जो है वो अपने दादा दादी के गांव गया था। ठीक है, पहले रेलगाड़ी से गया फिर बस से गया और अंत में पहले रेलगाड़ी फिर बस और फिर अंत में बैलगाड़ी से गया था। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए थे। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे। ठीक है, रोवर जो होते हैं, और प्रयोग भी किए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। इसी बीच पहेली प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही तथा अब वह यह जानना चाहती है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कैसे करते थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यातायात की कहानी। 7.1 यातायात की कहानी। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। ठीक है, प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात की कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे या जानवरों का उपयोग करते थे वो। ठीक है, या तो जो सामान है वो अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे या फिर जानवरों की पीठ पर लाद कर या फिर जानवरों को उपयोग में लेते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगे। हाँ, तो पशुओं का उपयोग करने लगे हो। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, प्राचीन समय में क्या होता था, अगर पानी के आर पार जाना होता है अपने को तो नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से जिनमें खोखली गोयका बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कैसी नाव बनाई जाती थी कि लकड़ी के लट्ठों से जिनमें खोखली गोयका बनाई जा सके। गोयका मतलब एक गड्ढा एक तरह का। ठीक है, एक तरह का स्पेस उसके अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं गोयका। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। ठीक है, लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़ा और नाव की आकृति बनाना सीख लिया। ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के सदृश थी। ठीक है, इस रहने वाले जीवों की आकृति के सदृश के सेंस ये क्या थी, धारा रेखी है। मछली कैसे होती है, धारा रेखी होती है ना, इस तरीके से। तो ये नाव भी ऐसी होते हैं। ठीक है, आप आज भी नाव देखोगे तो वो इस तरीके से पीछे से नुकीली आगे से नुकीली, तो वो धारा रेखी होती है वो। ठीक है, तो जलीय जीवों की आकृति के समान। अध्याय 5 एवं 6 में मछलियों की धारा रेखी आकृति से संबंधित चर्चा को याद कीजिए। तो अपन ने जो है ऑलरेडी इस बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से वो पानी में मूवमेंट करते हैं, किस तरीके से उनकी बॉडी पाई जाती है जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आए पानी में। ठीक है, पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। ठीक है, जैसे ही पहिए का आविष्कार हो गया तो यातायात में क्या एक तरह का रिफॉर्म हो गया। ठीक है, एकदम बिल्कुल दुनिया ही बदल गई, बहुत सारे परिवर्तन हुए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिज़ाइन में सुधार किए गए। ठीक है, पहले तो बहुत बेसिक पहिया बनाया गया था, आज तो बहुत एडवांस जो है वो टेक्नोलॉजी के पहिए आते हैं। अगर रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात की जाए, कुछ टाइम पहले की, कुछ ईयर्स पहले की, तो पहले क्या था, ट्यूब वाला पहिया आता था। ठीक है, लोहे की रिम बनाई, रिम के ऊपर ट्यूब लगाया, ट्यूब के ऊपर टायर चढ़ाया, इस तरीके से। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ट्यूब की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली टायर। ठीक है, लोहे की रिम पर डायरेक्टली टायर चढ़ा दिया जाता है, मजबूत टायर होता है वो। तो ये क्या, ये रिसेंटली के थोड़े से चेंजेज हैं, सुधार है। लेकिन उस टाइम पे जो था वो बिल्कुल ही अलग था, लकड़ी के बने थे सबसे पहले तो। ठीक है, पहिए पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। बिल्कुल सही बात है भाई, पहियों पर चलने वाली जो गाड़ी थी उनको पशुओं के द्वारा खींचा जाता था।
ठीक है, पशुओं के द्वारा। देखो इस तरीके से ये पशु हो गए और इनको पहिए वाली जो लकड़ी वगैरह के पहिए हैं ये लगा दिए इस गाड़ी में और ये गाड़ी को खींच रहे हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ मतलब 1800 से, ठीक है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाज़ों पर निर्भर रहते थे। बिल्कुल सही बात है, ये काफ़ी ओल्ड टाइम हो गया कंपैरेटिवली आज के। तो ठीक है, पशुओं पर, नावों पर या जहाज़ों पर निर्भर रहते थे। बाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। जैसे ही भाप इंजन का निर्माण हुआ, ठीक है, तो भाप इंजन या बाष्प इंजन का जैसे ही निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ, तो परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। क्योंकि मोटर गाड़ियाँ जो होती हैं, मोटर गाड़ियाँ वो बाष्प इंजन या भाप इंजन के थ्रू ही चलती हैं, तो इसका उपयोग हुआ। बाष्प इंजन से चालित सवारी गाड़ियाँ तथा मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। ठीक है, देखो जैसे भाप का इंजन वगैरह का वो हुआ तो रेल के लिए क्या पटरी बना दी, ये पहिए रेल और इसमें कनेक्ट कर दी और ये पर्टिकुलर रेल का ट्रैक हो गया। ठीक है, बहुत लंबा, जितना भी जहाँ तक जाता है। ठीक है, ये मोटर गाड़ी हो गई। ये मोटर गाड़ी ये भी भाप इंजन से चलती है। इसमें पहिए, 4 पहिए और भी ज़्यादा, मतलब इसमें 4 दिखा रखे हैं, है ना, इस तरीके से कनेक्ट करके। जो ये पानी के जहाज़ वगैरह ये होते हैं आजकल, ये भाप इंजन के थ्रू ही चलते हैं ये भी। ठीक है, एरोप्लेन वगैरह। ठीक है, साइकिल नहीं चलती, साइकिल जो है अपनी बाई फुट। ओके, इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक तथा बस जैसे स्वचालित वाहन आ गए। ठीक है, उसके बाद जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़। हाँ, जैसे अपन ने अभी बताया कि वाटर में भी चलने के लिए भाप से चलने वाले नाव और जहाज़ों का उपयोग होने लगा। ठीक है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ। ठीक है, 19वीं शताब्दी का जब प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिनमें बाद में सुधार किए गए। स्टार्टिंग में सिर्फ विकास हुआ था, लेकिन बाद में क्या है, उनको सुधारा गया और अच्छा बनाया गया और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। ठीक है, उनको इस तरीके से बनाया गया कि यात्री और सामान को ले जा सके। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, एक पटरी रेल, पराध्वनिक, सुपरसोनिक, वायुयान तथा अंतरिक्षयान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी का सेंस 1900 से लेके 1999। ठीक है, इस टाइम के ये जो है वो योगदान है, ये 20वीं शताब्दी। और अभी जो है अपनी 21वीं शताब्दी चल रही है, 2000 से लेके 2099 तक। चित्र 7.1 में परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। ठीक है, अपन जैसे किस तरीके से ये देखा ही। ठीक है, अलग अलग ये परिवहन के साधन हैं। इन्हें प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जिसे आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता है? ठीक है, एक बार देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या हो गए, बैलगाड़ी वगैरह। ठीक है, ये साइकिल वगैरह। फिर उसके बाद ये भाप से चलने वाले ये सारे जो हैं वो भाप से चलते हैं। तो ये भाप इंजन का जब आविष्कार हुआ उसके बाद जो है अस्तित्व में आए। 7.2 यह डेस्क कितना चौड़ा है? लोग यह कैसे पता लगाते थे कि वे कितनी दूर चले हैं? आप यह कैसा पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी? जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे? कोई स्थान कितना दूर है, यह प्राय जानना महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई डिस्टेंस कितनी है, हम किस चीज़ से, अब जाहिर सी बात है कि मतलब 5-7 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो आज के समय में तो बाइक, स्कूटीज़ वगैरह है, अपन साइकिल वगैरह से भी जा सकते हैं। 5-7 किलोमीटर कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती। लेकिन यही डिस्टेंस अगर और ज़्यादा बढ़ जाती है 15-20 किलोमीटर, तो साइकिल, स्कूटी वगैरह जो भी है ना, मोटर वाहन से चलने वाले जितने भी ये मोटर इंजन से चलने वाले वाहन चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको जाना है 100-200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, तो आपके पास कार, ट्रेन, बस वगैरह इन सब से आप जा सकते हो। तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मायने करती है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, ताकि हम ये अनुमान लगा सकें कि वहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे जाएं। ठीक है, पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज़ से, वायुयान से अथवा कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। अगर आपको चंद्रमा पर जाना है तो अंतरिक्ष यान के थ्रू जाना होगा।
अब ऐसा थोड़ी कि पैदल चल के चले जाएंगे या हवाई जहाज़ में चले जाएंगे, रेलगाड़ी नहीं, आपको अंतरिक्ष यान में जाना होगा। तो ठीक है, वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ जाने की सूटेबिलिटी, ठीक है, सूटेबिलिटी, अगर आपको समुद्र पार करके जाना है तो जाहिर सी बात है या तो आप पानी के जहाज़ से जा सकते हो या फिर आप एरोप्लेन से जा सकते हो। ठीक है, अब बस वगैरह या फिर साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, वो तो नहीं जाएगी पानी या समुद्र को पार करके। ठीक है, बाई रोड तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर बीच में समुद्र वगैरह होता है तो आप तो पानी के जहाज़ के थ्रू जा सकते हो या फिर आप एरोप्लेन के थ्रू बाई एयर उड़कर। ठीक है, कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, हमें ज़रूरत पड़ती रहती है हर चीज़ के लिए, हर बेसिक छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमें लंबाई चौड़ाई उसकी जानने की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, पहेली तथा बूझों की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहेली तथा बूझो एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर, बहुधा मतलब अक्सर, उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के आधे भाग का उपयोग कर रहा है। ठीक है, उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि तुम ज़्यादा उपयोग कर रहे हो जगह का, मैं कम। अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य भाग में एक चिन्ह बनाया तथा डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची। ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं और बूझो तो सदैव भी अपने पास एक गिल्ली और एक डंडा रखता है। ठीक है, तो उन्होंने किस तरीके से नापा, एक डंडा और एक गिल्ली। ठीक है, फिर इधर एक गिल्ली और एक डंडा। तो पहले उन्होंने नापा, उसके बाद लाइन खींचा उन्होंने। ठीक है, हो सकता है कि गिल्ली से भी थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस होता है इसका, लेकिन नहीं, पहले इन लोगों ने नापा तो इसने क्या किया, एक डंडा और गिल्ली लगाया, निशान लगाया, फिर गिल्ली, फिर डंडा लगाया। ठीक है, फिर इनको लगा कि हाँ ये बराबर डंडा जो है वो इस सिरे तक आ गया और इस सिरे से स्टार्ट हुआ था, तो इसका मतलब ये दो गिल्लियों के बीच का डिस्टेंस जो है वो एकदम हाफ है, टेबल का सेंटर है, टेबल का मिडल है एक्चुअली, है ना। तो चलिए चित्र, यहाँ चित्र 7.2 में देखिए। ठीक है, इस तरीके से ही कर रहा है, इस तरीके से उसने डिस्टेंस नापी इसकी। उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास किया। ठीक है, कैसे किया ये बताया मैंने, अभी डिस्कस किया। ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। बिल्कुल सही बात है, इसमें दिखा रखा है ना, एक डंडा और एक गिल्ली और इधर एक गिल्ली और एक डंडा, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, दो डंडे और दो गिल्ली के बराबर इसकी लंबाई हो गई ना। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया है, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। बूझो का पुराना गिल्ली डंडा खो गया, अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए वे गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार मापते हैं। ठीक है, जब इस नए गिल्ली डंडे से वो नाप रहे तो क्या हो रहा है, एक डंडा, एक गिल्ली और एक डंडा, सिर्फ इतनी उसकी लंबाई बची है। ठीक है, कितनी लंबाई बची है, दो डंडे के बराबर और एक गिल्ली के बराबर। अब दो गिल्ली के बराबर जो है वो डिस्टेंस नहीं बची टेबल की। इसका मतलब ये नहीं कि टेबल छोटी हो गई, इसका मतलब है कि उसका जो डंडा और गिल्ली है वो थोड़ी बड़ी है पहले की अपेक्षा। ठीक है, तो इसमें करना क्या होगा, जैसे कि ये बराबर बैठ रहा है या डंडा का यहाँ ये सिरा किनोरे से लेके इस किनोर तक बैठता है, तो गिल्ली को आधे भाग में डिवाइड करके, है ना, गिल्ली को आधा डिवाइड करके और उसमें निशान लगा दीजिए, वो जो है उसको आधे बराबर भाग में डिवाइड कर देंगे। हेलो, अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जैसे यह लगभग दो डंडों तथा एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच जाता है। अच्छा, कुछ भाग बच गया क्या, हाँ इसमें कुछ भाग बच जाता है। ठीक है, यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। अब क्या करें, अब पहेली और बूझो को क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप लें। क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। वह एक कार्य कर सकते हैं, एक छोटी डोरी लें और इस पर दो चिन्ह लगाएं। ठीक है, करना क्या है, एक डोरी ली उन्होंने ऐसे, ठीक है, उसको क्या किया उन्होंने, पहले माप लेंगे उसे। ठीक है, डोरी की जैसे कि यहाँ से यहाँ तक उसकी लंबाई है टेबल की, तो इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे, ऐसे 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 फोल्ड करेंगे, ये और ये फोल्ड कर देंगे, ये जो बीच में जो डिस्टेंस आएगी उसकी, ठीक है, वही उस टेबल की माप होगी। ठीक है, यह डोरी की एक लंबाई होगी। वे डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं। वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं।
वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा, 1/4 अथवा 8वां भाग कर सकते हैं। अब संभवतः पहेली तथा बूझो डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। ठीक है, आप यह भी कह सकते हैं कि इन्हें अपने ज्यामिति बॉक्स में पैमाने का उपयोग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है और वो एकदम ऑथेंटिक होता है। अपने पास जो पैमाना होता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स में जो पैमाना होता है उसमें क्या एक पैरामीटर लिखा रहता है, सेंटीमीटर में भी और इंचेस में भी। ठीक है, सेंटीमीटर में लिखा रहेगा इधर और इधर इंचेस में, ऐसे करके। तो वो एकदम परमानेंट सोल्यूशन है ये, कि आप एक बार लंबाई नाप लीजिए कि हाफ की लंबाई इतनी है, फुल की लंबाई इतनी है। आप बस एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी पैरामीटर के थ्रू नापने की। कोई भी पैरामीटर लेके आइए जो नोटेड हो, जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो अपना पैमाना होता है उस तरीके का नोटेड हो, तो आप उससे लंबाई नाप सकते हैं। ठीक है, इंची टेप हुआ, एक्सेट्रा कोई भी हुआ, ये परमानेंट पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, एकदम परमानेंट सोल्यूशन है। बूझो ने यह पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे, तथा वह स्वयं भी विभिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुका है। ठीक है, ये काफ़ी सारे मैटर्स हो जाते हैं कि किस तरीके से भाई डोरी के थ्रू नाप लो आप, है ना, गिल्ली डंडा वाला, और भी हज़ारों तरीके हैं जिसके थ्रू आप लंबाई को नाप सकते हैं। डोरी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जिस टाइम पैमाने नहीं थे। अपने हाथ के थ्रू भी नाप सकते हैं, कम डिस्टेंस जो होती है। ठीक है, कोहनी तक या ऐसे जो भी अलग अलग होते हैं। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, डेली ज़रूरत पड़ी जाती है किसी ना किसी चीज़ के लिए। मोस्टली दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई अथवा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजों को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह यह जान जाए कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। ठीक है, पैरामीटर हो गए अलग अलग सबके। बड़े को इसलिए चाहिए कि अगर कोई अलमीरा में गेट लगाना है तो वो लंबाई को नाप के गेट लगा सकता है। किसान जो है वो उसको कितना बीज बोना है, कितना पानी चाहिए, वो उसके खेत की लंबाई चौड़ाई पैरामीटर 1 बीघा 2 बीघा या फिर एक्सेट्रा जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसके बेसिस पर पता लगा सके कि मेरा 2 बीघे खेत है और उसमें कितना लगेगा। ठीक है, इतना बीज लगेगा, इतना वाटर लगेगा, इतना ये लगेगा, इतना ये लगेगा, ऐसे करें। और दर्जी जो होता है वो कपड़े वगैरह सीने के लिए पैरामीटर वगैरह की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये कपड़ा सफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है, बाजू कितने की बनानी है, चेस्ट कितने का होगा, लंबाई कितनी होगी, शोल्डर कितना, ये एक्सेट्रा जो भी उसको नापने की ज़रूरत होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखीय लंबाई के बराबर। भाई जाहिर सी बात है कि अगर मुझे लंबाई नापनी है, ठीक है, तो लंबाई नापने के लिए क्या करेंगे, सर से लेके पैर तक ये जो टोटल डिस्टेंस होगी, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये मेरी लंबाई है, ऐसे ही तो नापेंगे ना। ये कमरा कितना लंबा है, ठीक है, तो डायरेक्टली लंबाई स्ट्रेट। डेस्क कितना चौड़ा है, डायरेक्टली स्ट्रेट लंबाई। दिल्ली लखनऊ से कितना दूर है, ये पैरामीटर जो है वो आप डायरेक्टली नहीं नाप सकते। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा कितना दूर है, ठीक है, ये अपने एस्ट्रोनॉट्स का काम है। ठीक है, वो नापते हैं, अलग अलग नापते हैं, वो डायरेक्टली को इंची टेप से नहीं नापते, वो कैलकुलेट करके जो है उस डिस्टेंस को नापते हैं। ठीक है, अब भाई हवा में ऐसे इंची टेप लेके तो नहीं डोल सकते ना, तो वो कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस वगैरह के हिसाब से, उसकी लंबाई वगैरह जो भी इनके पैरामीटर्स होते हैं उस हिसाब से जो है वो उस डिस्टेंस को नापते हैं। इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है, ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित। बिल्कुल सही बात है। भाई कैसे नापेंगे, भाई दिल्ली से लखनऊ कैसे नापेंगे, जहाँ लखनऊ को 0 बोला जाएगा, ठीक है, कि ये डिस्टेंस जो है वो लखनऊ 0 है, और वहाँ से दिल्ली जो बोला जाएगा कि हाँ ये दिल्ली 0, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस उनकी दूरी कहलाएगा। तो सही बात है, ये दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। दो स्थान मेज के दो किनारों की तरह पास पास हो सकते हैं, अथवा इसके विपरीत दो स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं। ठीक है, जम्मू से कन्याकुमारी बहुत दूर है। ठीक है, पूरा भारत हो गया इसमें लेंथ में। आइए अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाइयां मापते हैं तो हमें सही रूप से क्या करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, अगली चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।